हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व संस्कृत पेडागोजी। जी हाँ, संस्कृत पेडागोजी। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस टाइम जो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी वो संस्कृत पेडागोजी को लेकर आ रही है, क्योंकि संस्कृत पेडागोजी की बहुत ही कम वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे भी और अदर्स पे भी। आई थिंक यूट्यूब पर बहुत कम है जो संस्कृत के क्लासेस कराई हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं और इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा और बहुत ही बेसिक लेवल से आपको करा के लेके चलूंगा। तो अगर आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हैं, तब भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी और 15 नंबर की पेडागोजी में से 10-12 नंबर आप आराम से केवल इस वीडियो को देख के ला सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता संस्कृत पेडागोजी में, जीरो है एकदम, तो बेसिक से ही ये कुछ मैं आपको यहाँ पे वो टॉपिक्स बताऊंगा जो 100% आपको बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगे। ये हर बार आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, सारे टैग वर्ड्स, और किन वर्ड्स को देख के आप आंसर को 1 मिनट में नहीं बल्कि सेकंड्स में पहचान सकते हो। तो सारी चीजें इसमें करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आपको और आपकी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम भाषा के ऊपर, क्योंकि संस्कृत एक भाषा है, ठीक है। जिस तरह से आपकी हिंदी एक भाषा है, जिस तरह से इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरह से आपकी संस्कृत भी एक भाषा है। तो भाषा में जो आपकी भाषा शिक्षा शास्त्र होता है, यानी कि जो भाषा का पेडागोजी है वो सबकी लगभग सेम होती है। सिर्फ वहाँ पे क्या है, मीडियम का फर्क हो रहा है। जैसे कि हिंदी पेडागोजी है, मान लीजिए आपकी सेम आपकी संस्कृत पेडागोजी है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ आपका मीडियम का फर्क है। उसमें वर्ड आपके सिंपल हिंदी भाषा में लिखे होंगे, यहाँ पे सेंटेंसेस आपके संस्कृत में लिखे होंगे, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखिए कैसे यहाँ पे मजा आने वाला है। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं भाषा कौशलम। भाषा कौशल 4 होते हैं जो हमारे मेनली लैंग्वेज में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही होते हैं। इंग्लिश में भी यही होते हैं आपके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यही होते हैं। अब यहाँ पे क्या उनको बोल रहे हैं हम ये समझते हैं। यहाँ पे कौशल को हमने सिर्फ कौशलम बोला है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। भाषा कौशलम। श्रवणम यानी कि सुनना, सुनने को बोल दिया श्रवणम। संभाषणम बोलने को कह रहे हैं, भाषण से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, यानी कि जब हम कोई भी चीज बोलते हैं, जब हम भाषण देते हैं तो बोल के देते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, बोलना जो है वो भाषण से रिलेटेड है, तो इस वर्ड को आप इससे कनेक्ट करके याद रखेंगे, इट्स सिंपल। पठनम तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ने को पठन कहते हैं, तो पठनम में पठन से ही पठनम उन्होंने बना दिया। लेखन लिखने को कहते हैं, तो यहाँ पे लेखनम हो गया। अब यहाँ पे ये तो आपको याद रहेंगे। तो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं भाषा कौशल को लेके, और ये एक ऐसा टॉपिक है भाषा कौशल जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको गारंटी से देखने को मिलेंगे। ये आपके हिंदी में भी सेम यही बात है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में भी भाषा कौशल टॉपिक से ही कम से कम 4 क्वेश्चन आपके हर साल से टेट में पूछे जाते हैं, और संस्कृत में भी आपके भाषा कौशल से ही 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपका, वो आएगा आपका उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेश अस्ति। मतलब यहाँ पे यह है कि उत्पादक कौशल कौन से हैं या उत्पादक कौशलों में कौन से शामिल हैं। दूसरा प्रश्न आपका है गणनात्मक कौशलम अस्ति। अब ये है क्या, ये मैं आपको बताऊं। पहले हमारे जो होते हैं भाषा कौशल वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सप्रेसिव, दूसरे होते हैं रिसेप्टिव। या हिंदी में अगर मैं बताऊं तो एक होते हैं हमारे अभिव्यक्तात्मक, जिनके द्वारा हम अपने विचारों को या अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे ग्रहणात्मक, जिसके द्वारा हम बातों को या किसी के विचारों को या ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक में कौन से आते हैं हमारे, जिनके द्वारा हम अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि आपके बोल के करेंगे या फिर आप लिख के करेंगे। तो बोलना और लिखना ये दोनों कैसे हो गए आपके, ये अभिव्यक्तात्मक हो गए। ग्रहणात्मक सुनना और पढ़ना, या तो आप नॉलेज को सुन के ग्रहण करोगे या फिर पढ़ के ग्रहण करोगे, तो वो हो गए आपके ग्रहणात्मक। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अभिव्यक्तात्मक कौशल को नाम दे दिया उन्होंने उत्पादक कौशलेषु। सिंपल, सिर्फ इतना याद रखना है इस वर्ड को। उत्पादक का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी चीज आप पैदा कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो हम जब बोलते हैं या अपने हमारे विचार होते हैं उसको हम उत्पादन करते हैं अपने मुंह से बोल के या फिर लिख के। तो हम नए विचार या नए वर्ड उत्पादन कर रहे हैं, इसका मतलब अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो उत्पादन से डायरेक्टली आप समझ जाना कि ये अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात कर रहा है। अब आपको पूरे सेंटेंस में संस्कृत पढ़नी आती हो या ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, ऑप्शन आपको आंसर आपका मिल जाएगा।
बहुत सिंपल, इतनी इजी चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपकी टेंशन आज ही अभी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल देखिए, तो उत्पादक कौशल अगर आप समझ चुके हैं कौन से होते हैं, तो आपको पता है ना अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका बोलना और एक होता है लिखना। तो संभाषणम, लेखनम, ये दो कौन से हो गए आपके, ये हो गए आपके उत्पादक। अब ग्रहणात्मक जो है, ग्रहणात्मक ही आप हम हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी, इसका कोई परिवर्तित रूप नहीं है। ग्रहणात्मक कौशल अस्थि कौन से हैं, तो आपको पता ही है, आपके श्रवणम और पठनम आएंगे, यानी कि सुनना और पढ़ना। अब ऑप्शन किस तरह से लिखे होंगे, इस तरह से, जैसे यहाँ पे दोनों प्रश्नों में सेम ऑप्शन रहेंगे, आगे पीछे हो जाए, यानी कि पहले की जगह चौथा चला जाए, चौथे की जगह पहला, वो अलग बात है, लेकिन ये चारों ऑप्शन ही आपके सेम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका लेखन संभाषण, यानी कि लिखना और बोलना, लेखन से लिखना और संभाषण से संभाषण बोलना। दूसरा ऑप्शन है आपका श्रवण संभाषण, यानी कि सुनना और बोलना। तीसरा ऑप्शन है पठनम लेखनम च, तो च का मतलब होता है आपका और, ये आप लोगों को वर्ड याद रखना है, 2-3 वर्ड कुछ ऐसे होते हैं संस्कृत में जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो पठनम लेखनम च, यानी कि पढ़ना और लिखना। अब ये च जो है ये लास्ट में आ रहा है यहाँ पे लिख के, लेकिन इसको पढ़ा संस्कृत में च बाद में आता है, पढ़ा अर्थ में बीच में जाएगा, पढ़ना और लिखना। इसी तरह से श्रवणम पठनम च, यानी कि सुनना और पढ़ना। तो अब सिंपल है आपके पास ऑप्शन। अब आपको इसमें क्या करना है, प्रश्नों में सिर्फ एक वर्ड याद करना है, एक वर्ड पहचानना है, बाकी आगे चाहे इसके कितनी भी लंबी लाइन लिखो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपके पास ये एक वर्ड आपको पता चल गया कि उत्पादक कौशल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं उत्पादक कौन से होते हैं, लेखनम संभाषण, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब अगर ग्रहणात्मक कौशल वाला आ जाता है आपके पास, तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ग्रहणात्मक कौशल कौन से आपके, पढ़ना और सुनना। तो अब देखेंगे इसमें किसमें है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, श्रवणम पठनम, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब बस यहाँ पे याद ये रखना है आपको कि इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ना जो है वो निगेटिव कर देगा, जिस तरह से हमारे नकारात्मक क्वेश्चन होते हैं सेम वही उसी प्रकार से। तो अगर यहाँ पे कहीं भी ना लिखा है, एक और खास बात होती है कि यहाँ पे जैसे हिंदी के हमारे सेंटेंस होंगे उसमें नहीं वर्ड लिखा होता है या ना वर्ड अलग से लिखा होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें शब्दों के साथ में भी वो जोड़ देगा आपका कोई भी वर्ड के साथ में ना को। जिस तरह से ये आपका लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, यहाँ पे अस्थि है, तो इसकी जगह पे वो लिख देगा आपको ना अस्थि, यानी कि नास्ति। अब ये वर्ड है आपका, तो इसमें ना जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो चुका है, वो अब नकारात्मक क्वेश्चन बन चुका है आपका। तो ये ना का मतलब सीधा आप समझ जाएंगे, अस्थि का मतलब होता है, नास्ति का हो गया नहीं है, तो ये ना वर्ड जो है इसमें कहीं भी जोड़ के दे देगा। तो इसको आप याद ध्यान रखेंगे कि निगेटिव क्वेश्चन तो नहीं है। ये इस तरह से एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, आपका उत्पादक कौशल और गणनात्मक कौशल, ये आपका आएगा ही आएगा, तो इसको आप हमें याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा एक ये लाइन आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो भाषा कौशल होते हैं वो अंत्य संबंधित होते हैं, ये हमने हिंदी में पढ़ रखा है, ठीक है। भाषा कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, ये हमें पता है। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे, लिखा आएगा आपके सामने, भाषा कौशलम अंतः संबंधित अस्थि अस्थि। तो मतलब कहने का ये है कि एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे भाषा कौशल भी समझ आ रहा है और अंतः संबंध भी समझ आ रहा है। इसमें कहीं ना हो तो नहीं है इसमें ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस जिस ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन में से भाषा कौशल के बारे में क्वेश्चन हो और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर ये लग जाए, मिल जाए आपको, तो आंख बंद करके लगा देना, यही सही आंसर होगा आपका। आगे अब आपको एक चीज और याद रखनी है, पठन समय किम आवश्यकतम, यानी कि पढ़ते समय क्या आवश्यक होता है। वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे, आई थिंक संस्कृत कोई बड़ी चीज नहीं है, और अगर नहीं भी समझ आ रही ना, तो इसमें हिंदी के वर्ड यूज हो रहे हैं बीच में, वो हिंदी के वर्ड आपको पहचान लेने हैं। जैसे कि पठन समय यानी कि पढ़ते समय, पठन और समय ये वर्ड तो समझ आ रहा है ना। आवश्यक, आवश्यक वर्ड तो हिंदी का ही है, इन्होंने सिर्फ आवश्यकतम कर दिया, उसको सिर्फ परिवर्तित किया है, बाकी शब्द वही। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका पाठस्य अर्थ अर्थावबोध, यानी कि पाठ के अर्थ को समझना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक टैग वर्ड आपका है जो कि हिंदी में भी बताता हूँ मैं आपको, यहाँ भी बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन आपका पढ़ने से संबंधित हो और ऑप्शन में कहीं भी अर्थ वर्ड मिल जाए, तो वही ऑप्शन आपका राइट होता है। अब ये मैंने एक ऑप्शन लिखा है जो सही होता है। अगर कहीं भी ये वर्ड आपको, देखिए इसमें अर्थ आ रहा है, अगर पठन के संबंध में कोई भी आपका क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन में आपको अर्थ लिखा हुआ दिख जाए, तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा, वो लगा देना, सिंपल। एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे ये पूछता है वो सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य, यानी कि सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन सा है 4 कौशलों में। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल जो होता है वो लिखना होता है, तो ऑप्शन में होगा आपका लेखनम। सिर्फ लिखना क्यों होता है,
क्योंकि सूक्ष्म पेशीय कौशल वो होते हैं आपके जिसमें हमारे सूक्ष्म गति कामक यानी कि हमारी फिंगर्स यूज होती हैं। हमारी फिंगर्स और अंगूठा ये यूज होते हैं जिस काम को करने में, वो हमारे सूक्ष्म गति कौशल होते हैं। जैसे कि अगर एक धागे में आप मोती पिरा रहे हैं, माला बना रहे हैं, तो वो आपका सूक्ष्म गति कौशल होगा क्योंकि उसमें आपकी उंगलियां यूज हो रही हैं। उसके अलावा बाकी तीनों कौशल में कहीं भी आपकी उंगलियां यूज नहीं होंगी। आप देख सकते हैं बोलने में आपका मुंह यूज हो रहा है, उंगलियां तो यूज नहीं हो रही, हाथ नहीं यूज हो रहे, पढ़ने में यूज नहीं हो रहे, लिखने में होते हैं, सुनने में नहीं हो रहे, तो सिर्फ लिखने में होते हैं। इसलिए सूक्ष्म पेशीय कौशल जो है वो सिर्फ लिखना होता है। सिंपल इतना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको और कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे जो हम बात करते हैं यहाँ पे अधिगम अक्षमताओं की, जो कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसथीमिया। तो ये जो हमारे हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी पेडागोजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें ये लगभग 8 प्रकार के विकार हैं, जिसमें से 5-6 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि डिसथीमिया हो गया, अप्रेक्सिया हो गया, अफेजिया हो गया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब होते हैं। लेकिन संस्कृत में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केवल 3 पूछे जाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं पूछा जाता। और 3 कौन से हैं? एक है आपका डिसलेक्सिया, एक है डिसग्राफिया और एक है डिसकैलकुलिया। तो तीनों का मतलब आपको पता ही है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हर साल पूछा ही जाता है। और ये ऐसे ही नहीं कि सिर्फ संस्कृत में या हिंदी में, ये हर सब्जेक्ट में आता है। आपका सीडी में भी पूछ लेगा, आपका मैथ पेडागोजी में भी पूछ लेगा, आपका व्याकरण में भी पूछ सकता है, आपका ये हिंदी में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, मैं सिंपल सा आपको पता ही है, डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने से संबंधित बीमारी नहीं कहेंगे, विकार कहेंगे, प्रॉब्लम, समस्या। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया हो गया पढ़ने से संबंधित, डिसग्राफिया हो गया आपका लिखने से संबंधित, और डिसकैलकुलिया हो गया आपका गणित से संबंधित। इतना आपको पता है। अब संस्कृत में क्या है, संस्कृत में कुछ चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका ऐसा बनता है, डिसलेक्सिया इति अस्ति। अब चाहे आपको इति अस्ति का मतलब पता है या नहीं पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक वर्ड पता है डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया को संस्कृत में डिसलेक्सिया ही लिखेंगे। इसका कोई परिवर्तित रूप नहीं है कि संस्कृत में इसको कुछ और लिख देंगे, यही वर्ड लिखा आएगा। आगे चाहे वो 10 शब्द और जोड़ दे, कितना ही लंबा प्रश्न बना दे, आपको अगर एक वर्ड पता चल गया ना प्रश्न में कि हाँ डिसलेक्सिया लिखा हुआ है, तो अब आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। अब ऑप्शन क्या है आपके, गणित विकार है यानी कि गणित से संबंधित विकार है, पठन संबंधी विकार है यानी कि पढ़ने से संबंधित है, मानसिक विकार है यानी कि एक मानसिक विकार है, या फिर व्यवहारिक विकार है या फिर व्यवहारिक विकार है। तो आपको पता है आसानी से डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सिंपल है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा। तो इसी प्रकार से अगर डिसलेक्सिया की जगह कोई दूसरा पूछेगा तो वहां पे भी आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में अगर अभी तो इन्होंने ऑप्शन में प्रश्न में दिया है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अगर ये ऑप्शन में दे और विकार को प्रश्न बना दे, तो अगर वो उल्टा कर दे तब आपको क्या करना होगा। तो देखिए जैसे ये प्रश्न आपका इस प्रकार से बनेगा, पठनगत समस्या अस्ति, यानी कि पठन से संबंधित समस्या जो है वो क्या है। तो आपको पता है कि पठन से संबंधित जो है उसको क्या कहते हैं आप, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में उसने डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया दे रखा है तो आप आराम से पहचान ही सकते हैं, है ना, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट जैसे ये प्रश्न है, लेखन विषयक है, व्यतिक्रम है, कथ्यत है। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक वर्ड पता था और वो है लेखन, उसके अलावा मुझे कोई वर्ड नहीं पता आगे का। मतलब ना मुझे विषय का क्या मतलब पता है, ना व्यतिक्रम इसका क्या मतलब होता है, कथ्यत का क्या मतलब होता है, मुझे नहीं पता। और अगर नहीं पता तो रहने दो ना, पता करने की जरूरत भी कहाँ पड़ रही है। हमें पता है जब ऑप्शन में उसने डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसथीमिया दे रखा है ना, तो हमें पता है कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पता चल रहा है ना कि ये डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से संबंधित प्रश्न है। अब ऑप्शन में से सिर्फ सही ऑप्शन छांटना है। तो आपको प्रश्न में एक वर्ड दिख रहा है और वो है आपका लेखन, और लेखन से जो सीधा संबंध है वो है डिसग्राफिया का। तो ऑप्शन में डिसग्राफिया को टिक कर दो, मत पढ़ो आगे, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संस्कृत को देख कर घबराना नहीं है कि संस्कृत में जो है यहाँ पे इतना लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको मैं पढ़ूँ, उसका मतलब मुझे समझ आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि वो पढ़ते भी नहीं है, वो संस्कृत को ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं और डायरेक्टली बस गोले भरे तो भरे, बिना पढ़े 30 के 30 गोले भरे और घर को चले आए। ऐसा नहीं करना है, उसको पढ़ना है और सही से उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बहुभाषिकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी में भी आता है, यहाँ पे भी आता है। बहुभाषिकता लिखा भी ऐसे जाएगा, इसका कोई वो नहीं है कि संस्कृत में से कुछ और कहेंगे, बस आगे 2 विसर्ग लगा दिए, बहुभाषिकता कर दिया उन्होंने, बस, ठीक है। अब इसमें एक ही ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम।
यानी कि भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है क्या, बहुभाषिकता। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है और वो है आपका संसाधन। संसाधन, सिर्फ एक टैग वर्ड याद रखना है संसाधन। जिस ऑप्शन में होगा आंख बंद करके लगा देना, बस ध्यान रखना कि बीच में ना लिखा हो कहीं, ठीक है, कभी नेगेटिव ऑप्शन हो। तो संसाधन एक वर्ड याद रखना है बस, उसके अलावा कुछ भी। और ये देखो इसमें 2-3 ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, और बता देता हूँ एक्स्ट्रा। एक तो ये हो गया, दूसरी चीज है कि जो आपकी बहुभाषिकता होती है वो आपकी संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो संज्ञानात्मक विकास को ध्यान रखना, अगर कहीं सेंटेंस में बहुभाषिक मतलब ये संसाधन वाला नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 सही ऑप्शन तो दे नहीं सकता, ऑप्शन तो एक ही सही होगा। तो अगर संज्ञानात्मक विकास वाला ऑप्शन आपके उसमें आएगा प्रश्न में, तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, संसाधन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे या तो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है या फिर संसाधन के रूप में काम करता है। इसके भी अलावा एक और आसान ट्रिक है, अगर आपको ये दोनों टैग वर्ड याद नहीं भी रहते तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये करना है कि जो आपकी बहुभाषिकता होती है वो एक सकारात्मक चीज है, यानी कि पॉजिटिव चीज है। तो अगर आपके 4 ऑप्शन है तो उनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हटा देना जिसके अंदर नेगेटिव वर्ड आ रहा हो। नेगेटिव वर्ड वाले ऑप्शन को हटा देना, एक ऑप्शन आपके पास पॉजिटिव वाला बच जाएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑप्शन ये आते हैं कि बहुभाषिकता जो है, पहला ऑप्शन आएगा आपका शिक्षक के लिए एक जटिल चुनौती है। तो इसमें जटिल वर्ड आया है जो कि एक नेगेटिव वर्ड होता है, चुनौती भी नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा, बच्चों को अनुशासन में रखने का एक मतलब कठोर अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इसमें जो कठोर वर्ड आया है वो भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरह के वर्ड आएंगे आपको। या फिर बच्चों को भाषा सीखने में एक बहुत बड़ी बाधा है, तो इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड आया है बाधा, जो कि नेगेटिव बात होती है, किसी भी चीज को बाधित करना नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वर्ड हटा देना और एक ऑप्शन आपके पास लास्ट बचेगा, वो ऑप्शन लगा देना। बस ये आजमा के देखो, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स हैं, बहुत मजा आता है इनमें, बहुत सिंपल हो जाती हैं चीजें। देखिए आगे एक ये आता है एक प्रकार का प्रश्न आपका कि चित्रस्य कथम प्रयोग है, यानी कि जो चित्र होते हैं पुस्तकों में, हम जो चित्र यूज करते हैं उनका क्या प्रयोग है, क्यों यूज करते हैं हम उनको। तो हम यहाँ पे उनको इसलिए यूज करते हैं, अदृश्य संकल्प नाम अवबोध है। यानी कि ये प्रश्न आपका जो है हिंदी में पूछा जाता है कि हम अपनी पुस्तकों में चित्र का प्रयोग क्यों करते हैं। तो वहां पे हम ये कहते हैं कि हम अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने के लिए जो है चित्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुलाब के बारे में या कहीं दूर की चीज है, उसको हम समझा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे की पावर, संज्ञानात्मक विकास उतना नहीं है कि वो दूर की चीजों को या जो चीज सामने नहीं है उसको समझ पाए। उसको कैसे समझेगा, उसको हमें चित्र दिखाना पड़ेगा। तो चित्रों के माध्यम से हम अमूर्त संकल्पनाओं को समझ रहे हैं। अब संस्कृत में अमूर्त नहीं बोलेगा, संस्कृत में बोल रहा है वो अदृश्य संकल्पना। तो भाई अदृश्य का मतलब क्या है, अदृश्य का मतलब वो है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि जो हमारे सामने नहीं है। और अमूर्त का मतलब क्या है, अमूर्त का मतलब भी तो यही है कि जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है। तो सिंपल है ना, अदृश्य वर्ड सामने आपके है, तो ये ऑप्शन जहां मिलेगा इस प्रश्न में, तो ये वाला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। सिंपल, आई थिंक इसको आप समझे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, जो कि हमारा हिंदी में होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन को यहाँ पे बोलते हैं भाषा अधिग्रहण। क्या बोलेंगे, अधिग्रहण, क्योंकि उसको हम ग्रहण करते हैं। अर्जन का मीनिंग ही ग्रहण करना होता है, तो संस्कृत से ही ये वर्ड लिया गया था। तो संस्कृत में कहते हैं हम भाषा अधिग्रहण, और अधिगम को कोई परिवर्तन नहीं है, भाषा अधिगम ही उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या है, कुछ टैग वर्ड मैं आपको बताऊंगा जो कि संस्कृत में आपको हेल्प करेंगे ऑप्शंस को ढूंढने में कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और कुछ मुख्य बिंदु भी हैं जो आपको याद रखने हैं। तो भाषा अर्जन का मतलब आपको पता है कि जो मातृभाषा का हम बच्चे सीखते हैं, यानी कि विद्यालय जाने से पहले जो बच्चा सीखता है वो आपका भाषा अर्जन ही होता है। समाज से सीखेगा, अपने परिवार से, माता पिता से, भाई बहनों से, ये जितनी भी चीजें वो बात वहाँ पे सीख रहा है समाज में, अपनी मातृभाषा को जैसे सीखता है तो वो अर्जन होता है। उसके बाद में जब वो विद्यालय जाता है, वहाँ पे जो मानक भाषा उसको सिखाई जाती है व्याकरण के रूप से, या उसको द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है, तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे अधिगम हो रहा है। अब इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ पे क्या है, सिर्फ अनुकरण के द्वारा बच्चा सीख रहा है अर्जन में, क्योंकि मातृभाषा में कोई टीचर तो नहीं है, बच्चा सिर्फ अपने माता पिता को या भाई बहन को बोलते हुए सुनता है और उन्हीं से सीखता रहता है। तो वहाँ पे अनुकरण के द्वारा सीखता है और वो ऑटोमेटिक सीखता है, जिसको हम कहते हैं कि वो सहज और स्वाभाविक रूप से सीख रहा है। यानी पर वहाँ पर जो है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ दबाव डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से सीखता चला जाता है। लेकिन विद्यालय में क्या होता है, वहाँ पे टीचर होते हैं और वहाँ पे उसका पाठ्यक्रम भी होता है, वहाँ पे पुस्तकें भी होती हैं और उसको रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, सारी चीजें होती
होती है। वहाँ पे कोशिश भी उसको करनी होगी, उसको प्रयास करना पड़ेगा, उसको जो आपकी द्वितीय भाषा सीख रहा है उसके लिए। तो ये फर्क है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आते हैं। तो भाषा अर्जन जिसको हम बोल रहे हैं भाषा अधिग्रहण है, उसमें समाज की सबसे बड़ी भूमिका होगी। तो एक वर्ड मिलेगा आपको समाज, ये आपका टैग वर्ड होगा। अनुकरोति यानी कि अनुकरण के द्वारा बच्चा सीख रहा है। अनौपचारिकतया, ये अनौपचारिक होता है। यहाँ पे जो है कोई बच्चे को औपचारिकता या फॉर्मल प्लानिंग नहीं होती, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई एजुकेशन टीचर नहीं है, अनुशासन भी नहीं है, तो अनौपचारिक है वो चीज। मातृभाषा यानी कि मातृभाषा टैग वर्ड है, ये मातृभाषा का ही अर्जन होता है, मातृभाषा का कभी अधिगम नहीं होता, वो हमेशा बच्चा अर्जन में ही सीख लेता है। सहज रूप से सीखी जाती है, स्वाभाविक भी होती है, यानी कि स्वाभाविक रूप से बच्चा सीख लेता है। अधिगम में क्या होगा, अधिगम विद्यालय में होगा, औपचारिक होगा, मानक या द्वितीय भाषा का होगा और प्रयासपूर्ण होगा, यानी कि प्रयास करना पड़ता है। अब प्रश्न जो बनेंगे आपके, तो उसमें मुख्य बिंदु आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं अधिग्रहण सहजिकम अधिगम प्रयासजन्य, ये आ चुका है, यही सेम सेंटेंस लिखा हुआ था ऑप्शन में। तो अगर आपको ये टैग वर्ड पता थे तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो। बिल्कुल देखिए, अधिग्रहण को मैंने बताया अभी सहज, ये रहा टैग वर्ड आपका सहज। तो अधिगम जो है वो सहज होता है, अधिगम प्रयासजन्य यानी कि प्रयासपूर्ण, मतलब एक ही है। यहाँ पे प्रयासपूर्ण मैंने आपको बताया अधिगम के अंदर आएगा। तो ये टैग वर्ड याद रखो, इनसे आपको सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड वाले सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ये याद रखना है प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजाता शक्ति अस्ति। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक बालक में भाषा को सीखने की, भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कथन किसने कहा था, ये आपको चॉम्स्की ने कहा था हिंदी में। बिल्कुल हम पढ़ते हैं, कई बार पढ़ा है हमने कि प्रत्येक बालक में जन्मजात भाषा को सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। आगे के टॉपिक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, उत्कृष्ट लेखनम, यानी कि लिखने से संबंधित एक प्रश्न आता है आपका कि आप उत्कृष्ट लेखन के लिए क्या करेंगे बच्चों के, मतलब बच्चों को आपको जो है शुद्ध रूप बच्चे को भाषा का सिखाना है, उच्चारण के हिसाब से भी, और सही रूप कैसे लिख पाएंगे। तो उसमें व्याकरण जो होती है वो आपकी सबसे ज्यादा मददगार होती है। हालांकि हिंदी में हमारे व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर नहीं बनेंगे, प्राथमिक स्तर पे जो है आपके व्याकरण को माना जाता है कि ये निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, और है भी क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाया भी नहीं जाता आपका, वो सॉरी व्याकरण आपका पढ़ाया भी नहीं जाता प्राथमिक स्तर पे। लेकिन जो संस्कृत है आपका वहां पे, तो उसको जब हम शुद्ध रूप की बात करें उत्कृष्ट लेखन की, तो वो आपका व्याकरण से ही पता चलेगा आपको। उसके अलावा अब जब भाषा विकास की बात करेंगे, क्वेश्चन बनेगा, अभी तो भाषा लेखन पे बन रहे थे, भाषा के विकास पे अगर बात बने कि भाषा का विकास कैसे किया जाएगा, यानी कि बच्चे के भाषा विकास में सबसे ज्यादा सहायक क्या है, तो ये प्रश्न आपके हिंदी में भी बहुत बनते हैं। उसमें सबसे ज्यादा है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति कराई जाए। तो टैग वर्ड आपको मिलेगा सेंटेंस में अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं, या फिर बच्चे को भाषा प्रयोग करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए, ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग किया जाए। तो भाषा प्रयोग भी मिलेगा और अवसर तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता ही है आपका। ठीक है, तो ये वर्ड आपको मिलेंगे वहां पे। उसके अलावा प्रश्न आपका ये बनेगा भाषाया अधिगमार्थम कस्य महत्व सर्वाधिकम, यानी कि भाषा को सीखने में सबसे ज्यादा महत्व किसका है। यहाँ पे देखिए पूरे सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ रहा हो या नहीं, लेकिन इसके वर्ड आपको समझ आ रहे होंगे। भाषा अधिगम यानी कि भाषा को सीखने में समझ आ रहा है। अब यहाँ पे महत्व लिखा हुआ है, सर्वाधिक का मतलब भी आप समझ ही रहे होंगे आई थिंक। तो इतने वर्ड अगर आपको मिल रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि भाषा को सीखने में सर्वाधिक महत्व किसका है। तो हमें बिल्कुल आसानी से पता है समाज का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ये हमने हिंदी में घोल के पी रखा है कि समाज ही भाषा को सिखाता है, सबसे ज्यादा भाषा सीखेंगे समाज में। उसके अलावा सामाजिक संवाद भी आ सकता है टैग वर्ड में, अगर समाज नहीं दिया तो उसने वो वर्ड दे सकता है। सामाजिक अंत्यक्रिया भी दे सकता है, मैंने वहां पे लिखा भी अंत्यक्रिया। तो इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे वहां पे देखने को। उसके अलावा एक प्रश्न ये बनता है आपका, जैसे हिंदी में बनता है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो संकेत होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बना है, भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति संकेत भाषा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कृत में इसमें बताओ कहाँ पे क्या फर्क है, सिर्फ यहाँ पे दो विसर्ग लगाए हैं, संकेत भाषा के आगे दो विसर्ग लगाए हैं। यहाँ पे रूप का रूपम कर दिया उसने, प्राथमिक रूपम। तो क्या मतलब क्या अलग है इसमें, संस्कृत में कोई हार्ड नहीं होता, सिर्फ आप लोग डरते हैं थोड़ा सा, बाकी और कुछ नहीं। सिर्फ इसमें विसर्ग लगा देंगे, कहीं पे माँ लगा देंगे, कहीं पे बिंदी लगा दी, मात्रा बढ़ा दी, और कुछ नहीं है। वर्ड तो सारे हिंदी जैसे ही है यहाँ पे भी, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, कथा कथनम, यानी कि इससे प्रश्न आपका बनता है, जैसे हिंदी में प्रश्न बनता है कि कहानी सुनाने का क्या लाभ है। कहानी कथन, देखिए कथा बोलते हैं कहानी को, कथा कहानी को बोलते हैं, कथन बोलते हैं कहने को, यानी कि कहानी सुनाना
क्यों लाभदायक है, यह हम कहानी क्यों सुनाते हैं। तो वहां पे हमारा सीधा है कि भाषा के संपूर्ण रूप की प्रस्तुति बच्चों को मिलती है या संपूर्ण भाषा जानने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे समग्र रूपम ये वर्ड मिलेगा आपको, या फिर हमारी संस्कृति को जानने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि हमारी कहानियां जो हैं वो हमारी संस्कृति के बारे में हमें बताती है। तो सांस्कृतिक धरोहर को जानने में मदद मिलती है, ऐसा कुछ वर्ड लिखे हुए आते हैं हिंदी में, तो ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर कविता की बात करें, कविता प्रयोजनीय अस्ति, ये प्रयोजनीय का मतलब होता है उद्देश्य, और ये तो आपका हिंदी में भी मिलता है, और ये आपका तो किसी भी सब्जेक्ट में आ जाता है कि इसका मतलब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का क्या प्रयोजनीय है। तो प्रयोजन का जो अर्थ होता है वो होता है उद्देश्य, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रख लो, नोट कर लो। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि कविता का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इतना लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ छोटी सी चीज आपको टैग वर्ड करनी है। देखिए, कविताया संगीतास्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति, यानी कि यहाँ पे कविता को संगीत, ताल, अनुप्रास और आनंद की अनुभूति बच्चे को मिलती है उससे। तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड याद रखो, आनंदानुभूति। बच्चा मनोरंजन कर रहा है, कविता से सबसे ज्यादा मजा आता है, कविता में सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। तो ये वर्ड टैग वर्ड आप याद रखना, ठीक है। उसके अलावा कविता और कहानी दोनों में चलेगा वो सृजनात्मकता। उसके अलावा आपका चिंतन कौशल आपका बढ़ेगा, उसमें अगर कौशल को रिलेटेड वो क्वेश्चन बना देता है आपका। तो चिंतन कौशल, चिंतक परक कौशल और आपके सृजनात्मक कौशल, ये कौशल आपके इससे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एक टॉपिक है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक नया वर्ड है। जैसे कि हम बात करें समावेशी शिक्षा की या समावेशी कक्षा की, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिव्याप्य कक्षा। समावेशी कक्षा को बोलते हैं अभिव्याप्य कक्षा। तो भाई ये एक नया वर्ड मिला है। अभी तक की पूरी वीडियो में जितने भी टॉपिक हमने किए हैं सब मिलते जुलते हैं हिंदी से, लेकिन ये एक अजीब सा वर्ड मुझे भी मिला है और आप भी इसको याद रखना, अभिव्याप्य कक्षा। इसको समावेशी कक्षा बोलते हैं, जिसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो विशेष बच्चे हों, चाहे नॉर्मल बच्चे हों, चाहे वो कम बुद्धि वाले हों या तेज बुद्धि वाले हों, या पिछड़े बच्चे हों या वंचित बच्चे हों, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे एक ही कक्षा में, उसको समावेशी कक्षा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को नॉलेज है ही। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ टॉपिक और बचे हैं वो आपको कराते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पर देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, सिर्फ संस्कृत में नहीं बाकी में भी पूछा जाता है। और टॉपिक है आपका निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। ये टॉपिक मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है किसी भी त्रुटि का निदान करना, यानी कि पहचान करना। जो इसमें वर्ड है आपका एक निदान, इसका मतलब होता है पहचान करना, यानी कि जब हम बच्चे को कोई भी चीज पढ़ा दी है और बच्चे में हमें ये जानना है कि क्या बच्चे ने वो चीज सीख ली है या नहीं सीखी है, या कोई कमी तो नहीं रह गई है या हमारे शिक्षण विधि में या बच्चे ने सीखने में। तो जब हम उसको कोई भी टेस्ट के द्वारा या कोई भी एग्जाम के द्वारा, चाहे आपका तरीका कोई भी है, लेकिन आप जब वहां पे ये पता लगाते हो कि क्या बच्चे की कोई त्रुटि रह गई है, यानी कि बच्चों की कठिनाई किस चीज में आ रही है, बच्चों को क्या चीज पढ़ने में समस्या हो रही है, तो उस समस्या की पहचान करना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, ठीक है। और उस समस्या की पहचान तो आपने कर ली, अब उसको सही भी करना है, यानी कि उसको समस्या को दूर भी तो करना है। तो उस समस्या को दूर करना या उसका उपचार करना ही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसमें संस्कृत में क्या वर्ड आएंगे आपके यहाँ पे देख सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है, समस्या नाम पहचान करोति, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड है, समस्या समझ आ ही रहा होगा आपको, पहचान भी आपको समझ आ रहा हो, यानी कि समस्या की पहचान करना। अभी मैंने बताया आपको निदानात्मक का मतलब होता है पहचान करना किसी भी समस्या की, बच्चे की समस्या की। अब उपचारात्मक शिक्षण क्या हो गया यहाँ पे, समस्या नाम समाधान। तो समाधान का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को आप ठीक कर रहे हैं या उसको दूर कर रहे हैं या उसका उपचार कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं बाद में, तो वो आपका क्या होता है, यहाँ पे समाधान हो जाता है। तो वो उपचारात्मक शिक्षण आपका कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक टैग वर्ड है आपका जो हमारा होता है प्रिंट समृद्ध माहौल, जो कि हमारा बहुत बार आता है, तो वो होता है आपका यहाँ पे मुद्रण समृद्ध वातावरणम। क्या आएगा यहाँ पे, मुद्रण समृद्ध वातावरणम। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहां मिलेगा ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। उसके अलावा एक प्रश्न बनता है हमारा जो कि हिंदी में बनता है, या हम कहें तो ईवीएस में भी बनता है, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा को शुरू करने की या प्राथमिक स्तर पर शुरुआत करने के लिए कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया। तो हम कहते हैं कि मेरा परिवार, ये टॉपिक सबसे बेस्ट रहता है प्राथमिक स्तर पे। तो यहाँ पे भी यही है, प्राथमिक कक्षाया कथम विषयम योग्यतम भवेत, यानी कि प्राथमिक कक्षा पर कौन सा विषय या कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा योग्य है, सबसे ज्यादा बेस्ट है।
मम परिवार है, यानी कि मेरा परिवार। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे एक मैंने लिखा है मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम। जैसे कि हम कहते हैं कि मातृभाषा को ही माध्यम बनाना चाहिए, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो वो मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। यानी कि हमारे शिक्षा का जो मीडियम होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। ना इंग्लिश, ना हम हिंदी फिक्स कर सकते हैं, ना इंग्लिश, ना गुजराती, ना मराठी, ना उर्दू। हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमारा जो मीडियम होगा यानी कि पढ़ाने का माध्यम होगा वो मातृभाषा होगा। तो लिखा क्या आएगा संस्कृत में, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरी संस्कृत भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है भाई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको काफ़ी क्वेश्चन आप कर पाएंगे और आई थिंक अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। तो अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में, और वीडियो को लाइक करो यार और शेयर ज़रूर कर देना ताकि सब लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।